Hello friends, happy Dashera. I hope all of you are doing good. It's been little days, maybe 2 or 3 days that I could not come to you. Festival season and COVID is keeping doctors very busy. So I'm really sorry for a miss of few days. So आज what I want to discuss is a portion of it we've already discussed. We've discussed about diabetic foot, and while discussing the diabetic foot, I made it very clear कि तीन causes हैं diabetic foot के mainly. क्या 3 causes हैं? मैंने बताया था पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है, न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है और इन्फेक्शन है. मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि इंडिया में डायबिटिक फुट का मेन कॉज है न्यूरोपैथी, यानी कि डायबिटिक न्यूरोपैथी इज़ द मेन कॉज फॉर डायबिटिक फुट. तो आज आई थॉट लेट मी डिस्कस अबाउट डायबिटिक न्यूरोपैथी. सो एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, डायबिटिक यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, न्यूरोपैथी यानी कि नर्व्स में प्रॉब्लम आ जाती है जब, तो उसको कहते हैं न्यूरोपैथी. तो डायबिटिक न्यूरोपैथी इज अ माइक्रोवैस्कुलर, वन ऑफ द माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन along with diabetic nephropathy and diabetic retinopathy. And ये देखा गया है कि it is the most troublesome complication of diabetes. Microvascular complication है, but it is the most troublesome complication of diabetes. And it is a silent disease. Diabetes itself is a silent disease and diabetic nephropathy is a silent complication. मरीज को पता भी नहीं चलता कि यानी कि इतनी ज़बरदस्त न्यूरोपैथी उसको चल रही होती है, एंड द पेशेंट इज़ नॉट अवेयर ऑल्सो कि उसको न्यूरोपैथी है. कई बार ये देखा गया है कि किसी को पाँव पे चोट लगी हुई है और पाँव पे चोट लगने के कारण उसका फुट अल्सर हुआ और फिर उसमें इन्फेक्शन हुआ और फिर उसमें गैंग्रीन बना, बट पेशेंट से अगर हिस्ट्री ली जाए, ही और शी डज नॉट इवन रिमेंबर कि कब ये चोट लगी थी. तब उस टाइम पे इट्स फॉर द क्लिनिशियन टू थिंक कि येस न्यूरोपैथी हैज़ ऑलरेडी सेट इन, और न्यूरोपैथी सिर्फ सेट इन नहीं होगी, न्यूरोपैथी बहुत आगे तक बढ़ चुकी है क्योंकि पेशेंट का पेन सेंसेशन भी जा चुकी है. सो इट इज़ अ वेरी ट्रबलसम कॉम्प्लिकेशन एंड it is a silent complication of diabetes. So dear friends, it's my humble request कि जो मैं रिस्क फैक्टर्स बताने जा रही हूँ उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए और उन रिस्क फैक्टर्स को कोशिश की जाए कि आपकी बॉडी में अगर डायबिटीज सेट इन हो भी चुकी है, इफ़ इट ऑल यू आर अ डायबिटिक, कम से कम आप उन रिस्क फैक्टर से बच सकें ताकि आप इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस ना आए आपको. अब इसकी प्रेवलेंस क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, कितने लोगों को डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है. तो इट हैज़ बीन सीन इन द स्टडीज़ दैट देखो, एक तो इसकी डायबिटिक न्यूरोपैथी की डेफिनेशन इज़ नॉट वेरी क्लियर. इट्स अ वेरी एम्बिगुअस डेफिनेशन, यानी कि बहुत अनक्लियर सी डेफिनेशन है. And then the diagnostic criteria is quite heterogeneous. So due to these two reasons, the heterogeneity of the diagnostic criteria and due to the ambiguity of the definition, it's not very easy for us to calculate to find out the magnitude of the problem. So the prevalence is not very clearly defined, but it is seen, ADA has said, यानी कि अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने ये कहा है कि एक व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ है अपने लाइफ स्पैन में उसको 20 से 90% चांस हैं
डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के। सो इसका मतलब द प्रेवलेंस इज क्वाइट हाई। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी? सी, if you get all the signs and symptoms of peripheral nerve dysfunction, shall I call it a diabetic neuropathy? अगर आपकी peripheral nerve dysfunction के कोई भी signs and symptoms हो गए तो क्या मैं उसको कहूँ कि diabetic neuropathy? Of course in a diabetic patient नहीं कह सकती, जब तक कि मैं बाकी के सारे causes को exclude नहीं करती तब तक ये कह पाना कि ये डायबिटिक न्यूरोपैथी है मेरे लिए ठीक नहीं है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नाउ डायबिटिक न्यूरोपैथी। सो नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? मैंने बताया था कि अगर आप अपने रिस्क फैक्टर्स पे कंट्रोल रख लेते हैं डायबिटिक होने के बावजूद भी, तो आप इस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अब क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो डायबिटीज ठीक होनी चाहिए, यानी कि ब्लड शुगर ग्लाइसेमिक कंट्रोल ठीक होना चाहिए। दूसरी चीज, ब्लड प्रेशर, यानी कि हाइपरटेंसिव हो या जैसे भी है अपने ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नॉर्मल रखें। ओबेसिटी से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोग ओबीज हैं, और इसमें इवन ये भी देखा गया है जिनकी हाइट ज़्यादा है, तो उन लोगों में डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब ये है कि देखिए, अपनी हाइट को तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ओबेसिटी पर तो ध्यान दिया जा ही सकता है। फिर उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिगरेट स्मोकिंग। मैंने हर बार बोला है, सिगरेट स्मोकिंग हर चीज़ की जड़ है, इसको छोड़ दो। अल्कोहलिक्स को बहुत ज़्यादा न्यूरोपैथी देखी जाती है, तो ये सारे कॉजेज हैं। देन इफ़ यू हैव डायबिटिक रेटिनोपैथी, इफ़ यू हैव डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये सब अगर आपको ऑलरेडी है, देन यू हैव मोर चांसेस ऑफ डेवलपिंग डायबिटिक न्यूरोपैथी एज वेल। तो ये तो हो गए रिस्क फैक्टर्स जिन पे आप वर्क कर सकते हो। मैंने हमेशा से कहा है कि अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे, तो आप बहुत हद तक बीमारी से बच सकते हैं, और अगर बीमारी हो गई है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि डायबिटिक न्यूरोपैथी होता कैसे है, यानी कि व्हाट इज द पैथोलॉजी बिहाइंड इट। आफ्टर हैविंग लर्न द पैथोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस, फिर हम देखेंगे कि व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स। तो पैथोलॉजी क्या हुई, इसमें दो बातें ध्यान देने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि जो नर्व फाइबर है वो डीजेनरेट होने लगता है। एक उम्र के साथ अगर आपका नर्व फाइबर डीजेनरेट हो रहा है, ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि विद द एज द नर्व फाइबर स्टार्ट्स डीजेनरेट। बट यंग एज में डायबिटिक पेशेंट्स में नर्व फाइबर्स डीजेनरेट हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। इससे फिर न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ब्लड वेसल्स नर्व्स को सप्लाई करते हैं, दे बिकम डिजीज्ड। So microangiopathy takes place. That is why it is called as a microvascular disease. अगर वो blood vessels diseased होंगे, वो nerves को वो खून का वो दौरा नहीं मिल पाएगा, यानी कि blood supply अच्छी सी nerves को नहीं मिल पाएगी, तो of course उसमें problem आएगी and it will come out as an neuropathy. So ये दो बहुत important कारण हैं जिसके चलते डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। ऑल्दो पैथोजेनेसिस इज लिटिल कॉम्प्लेक्स, लेकिन सबसे फोरमोस्ट बात है हाइपरग्लाइसीमिया। अगर शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है तो आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के चांसेस हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं रिस्क फैक्टर में मिस कर गई, आई एम वेरी सॉरी, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़। तो अगर किसी को 25 साल या 25 साल से ज़्यादा की डायबिटीज़ की ड्यूरेशन हो चुकी है, तो उन लोगों में डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के चांसेस फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो नाउ लेट्स कम टू द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी। टू बिगिन विद, सबसे पहले हम देखेंगे
क्या सेंसरी साइंस एंड सिम्टम्स हैं? तो सेंसरी साइंस एंड सिम्टम्स डिपेंड अपॉन कि कौन से नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व हैं, स्मॉल नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व हैं या लार्ज नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी में ये देखा जाता है कि सबसे पहले स्मॉल अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर इन्वॉल्व। तो इन नर्व फाइबर्स के इन्वॉल्व होने के बाद क्या होता है, पेशेंट को क्या कंप्लेंट्स होती हैं? सो पेशेंट कम्स विद द कंप्लेंट्स ऑफ पेन। किस तरीके का पेन आता है? पेशेंट बोलता है मुझे जलन, बर्निंग पेन हो रहा है, या प्रिकिंग पेन हो रहा है, या लैंसिनेटिंग पेन हो रहा है। और ऐसे मरीजों में क्यूटेनियस एनेस्थीसिया ज्यादा हो क्यूटेनियस एस्थीसिया ज्यादा हो जाता है, यानी कि उनको दर्द का थ्रेशोल्ड कम हो जाता है और दर्द ज्यादा फील करते हैं इस तरीके के लोग। ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस पी, और उसके निकलने से, उसके रिलीज से पेशेंट को पेन आता है। और धीरे धीरे करके क्या होता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस पी आनी बंद हो जाती है और पेन बंद हो जाता है। नाउ द पेशेंट प्रेजेंट्स विद टिंगलिंग सेंसेशन और नंबनेस। तो पेशेंट कई दफा कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कॉटन वूल के ऊपर चल रहा हूँ और उसको अपनी चप्पल जूते की कोई सेंसेशन नहीं होती। But this is a omen sign. This is very critical. When somebody presents with a pain, it is very good for a medical practitioner because दर्द एक बहुत अच्छी चीज है जो मरीज को डॉक्टर के पास खींच कर लाएगा ही लाएगा। अगर दर्द खत्म हो जाएगा, मरीज सोचेगा वाह अब तो मैं ठीक हो गया। नहीं, वो ठीक नहीं हुआ। Things are getting worsened now. From the smaller nerve fibers, the larger nerve fibers are getting involved. और later on क्या होगा कि न्यूरोपैथी इस कदर बढ़ जाएगी कि सारी सेंसेशंस, सारे रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाएंगे और उसके बाद सारी कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटिक फुट और हर तरीके की जानलेवा कह सकती हूँ या लाइफ थ्रेटनिंग या सच काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन, सच लाइफ ऑफ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल कम ओवर। तो अब ये देखा गया है कि जो ये सेंसरी सिम्टम्स हैं, जो ये स्मॉल फाइबर्स में होते हैं, इसमें जो पेन है ज़्यादातर सुपरफिशियल है एंड द पेन कम्स इन द नाइट, सो द पेन इज मोर नॉक्टर्नल। अब स्मॉल फाइबर्स हो गए। स्मॉल फाइबर्स के बाद फिर होते हैं लार्ज फाइबर्स इन्वॉल्व। लेटर ऑन इन द लेटर स्टेज द लार्जर फाइबर्स गेट्स इन्वॉल्व। अब लार्ज फाइबर्स में क्या होता है? अब लार्ज फाइबर्स में क्या होता है कि लार्ज फाइबर्स जो होते हैं इनके चलते द पेशेंट लूजेस सर्टन सेंसेशंस, जैसे कि द पेशेंट विल लूज हिज वाइब्रेशन सेंसेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, सर्टन रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट। तो उसके बाद सर्टन रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट एंड देन देयर स्टार्ट्स बिकमिंग मसल वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। मसल वीकनेस के बाद क्या होगा? मसल वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। प्रोप्रियोसेप्शन से मेरा मतलब है कि पेशेंट जो है उसको जो उसकी बॉडी के अंदर जो स्टिमुलाई हैं वो उन पे भी रिएक्ट नहीं कर पाता, जैसे कि पोजीशन हो गई, मोशन हो गई, इक्विलिब्रियम हो गई। सपोजिंग एक ब्लाइंड व्यक्ति भी है, उसको भी मालूम है कि मेरी बाजू मेरे सर पर है या मेरी बाजू नीचे लटक रही है, लेकिन जब ये न्यूरोपैथी आ जाती है तो मरीज को ये भी नहीं पता चलता कि उसका इंटरनल स्टिमुलाई भी कहाँ है। दिस इज नोन एज द लॉस ऑफ सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन। सो इसके बाद अब ये जो लार्ज फाइबर्स की जो न्यूरोपैथी है, दिस इज डीप। इसमें डीप द पेन इज द इन्वॉल्वमेंट इज डीप एंड द पेन इज नॉइंग टाइप। नॉइंग से मेरा मतलब है हर वक्त एक डिस्कम्फर्ट बना हुआ है, हर वक्त एक अजीब ही तरीके का पेन चल रहा है, रेस्टलेसनेस वाला पेन चल रहा है। तो इट इज नॉट अ वेरी गुड साइन। अब इसके बाद आती है मोटर न्यूरोपैथी। अब मोटर न्यूरोपैथी में क्या है? दिस कम्स एट ए लेटर स्टेज। जैसे सेंसरी वाली जो आई उसमें जो स्मॉलर नर्व फाइबर्स आए वो पहले आए, उसके बाद लार्जर नर्व फाइबर्स आए। अब ये मोटर न्यूरोपैथी है।
तो मोटर न्यूरोपैथी में पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? मोटर न्यूरोपैथी में पेशेंट जो है उसकी सबसे पहले हैंड कोऑर्डिनेशन मूवमेंट चली जाती है। तो जैसे कि ताले में चाबी लगा पाना भी उसके लिए मुश्किल होता है, वो इतना भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। जब वो चलता है his or her foot starts slapping while walking। अगर बैठा है या लेटा है तो उसको उठना मुश्किल है, सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल है, हाथ को ऊपर करना, raising the arms is very difficult for such kind of patients, so it is actually not a very good sign। तो ये कहने वाली बात है कि अगर आपके सिम्टम्स पेन है तो इट इज़ अ सेफ थिंग। जब पेन खत्म हो जाता है तो कंडीशन और वर्सन होनी शुरू हो जाती है। तो अगर इनिशियली उस टाइम पर ही अगर आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट को दिखा लेते हैं तो यू कैन he or she or specialist can help you to a greater extent। Now let us discuss about the what are the categories of how do you classify neuropathy। so एक तो हो गई डिस्टल सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी, ठीक है। तो उसमें डिस्टल में जैसे कि डिस्टल खुद नाम बता रहा है, तो क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होगी? अगर अपर एक्सट्रीमिटीज हैं तो हैंड्स, आर्म्स, फिंगर्स, लोअर एक्सट्रीमिटी है तो लेग्स, फीट, टोस, तो ये सब उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। फिर आती है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में क्या होता है? ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स, जैसे कि कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट, जेनाइटो यूरिनरी इन्वॉल्वमेंट, स्यूडोमोटर इन्वॉल्वमेंट, वेसोमोटर इन्वॉल्वमेंट, मेटाबॉलिक इन्वॉल्वमेंट, प्यूपिलरी इन्वॉल्वमेंट। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था डायबिटिक फुट के टाइम पर कि जैसे जब ये स्वेटिंग बंद हो जाती है, दैट इज एन ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, और उसके चलते पाँव में ड्राइनेस, क्रैक्स, फिशर्स आ जाते हैं, जिसके बाद कोई भी इन्फेक्शन और गैंग्रीन, or ulcer infection and gangrene they develop, and finally the patient might land up with an amputated foot। so these are certain important kinds of neuropathies। अब इसके बाद है एक प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी। सो प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी कहाँ होगी? लोअर लिम्ब में, आपकी थाइस में, आपके हिप्स पे, आपके बटक्स पर। तो यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर आपको नंबलिंग, टिंगलिंग सेंसेशन आएगी। तो ध्यान रखें जब ये वाली सेंसेशन आती है तो इसका मतलब, और अगर आप डायबिटिक हैं और लॉन्ग टर्म डायबिटिक हैं और शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं है, तो ये ध्यान रखें कि ये न्यूरोपैथी सेट इन हो रही है और आपको संभलना है, वक्त रहते संभलना है। फिर है फोकल न्यूरोपैथी। इट इज़ लाइक एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, कोई भी एक नर्व या कोई एक बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो इट इज़ नोन एज फोकल न्यूरोपैथी। So these are the 4 kinds of neuropathy. We'll be discussing it in the next video one by one। तो आज के वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताया है कि न्यूरोपैथी क्या होती है, पैथोलॉजी क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। अगर इन रिस्क फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाए तो आप न्यूरोपैथी होने से बच सकते हैं। रादर न्यूरोपैथी के अलावा दूसरे माइक्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स यानी कि नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी से भी बच सकते हैं। तो त्योहारों का दिन है, एंजॉय योर डे, बट टेक केयर व्हाट यू ईट, हाउ यू burn your calories। That is very important। If you are a diabetic, even if you are a healthy individual, you actually need to take care of whatever you eat। Thank you so much।